11th क्लास का फिजिक्स है। 11th का क्लास का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम लोग पहला वाला सब टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन, तो इसको छोड़ दिए। और दूसरा वाला हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो तो हमारा स्पीड एक एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों में अंतर क्या है? जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वह किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल वेलोसिटी के बारे में क्या देता है? सामान्य जानकारी। जैसे तुम अपने घर से मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया है, घर से निकला 4:30 बजे और पहुंचा यहाँ 5 बजे, तो तुम्हारा कुल डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया, और समय लिया क्या? आधा घंटा। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का जो रेशियो आएगा वह क्या दिखाएगा? एवरेज वेलोसिटी दिखाएगा। क्या दिखा रहा है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि जैसे कि सपोज दैट हम लोग एक पत्थर को फेंक रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक पत्थर को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। ये ऐसा करके एक पत्थर चला गया, है ना? ये थोड़ा ऐसा जाता है, ऐसा जा रहा है। तो ऐसा जा रहा है। अब यहाँ पर गौर से सोचो कि हमको एक टाइम जोन लेना है। क्या लेना है? टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब ये पत्थर है, ये पत्थर धीरे धीरे ऐसे 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 जा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो 2 किलोमीटर लिया, और यहाँ से यहाँ जाने में मान लो 1 घंटा लिया। तो अभी हमारे पास में डिस्टेंस कितना निकला है? 2 किलोमीटर, है ना? और टाइम कितना लिया है? मान लो 1 घंटा लिया है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हमारा टोटल डिस्टेंस, यानी कि 2 किलोमीटर बाय 1 आवर, वो क्या हो गया हमारा? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो बोलेंगे ठीक 30 मिनट बाद जब यहाँ था उस वेलोसिटी क्या होगा? ठीक 40वां मिनट बाद कहाँ होगा? 50वां में। मतलब एक क्षण में, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में जो इसका रफ्तार है वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाता है? जैसे वो एकदम यहाँ है तो हमको यहीं कहीं एग्जैक्ट चाहिए, यहाँ है तो यहीं पे क्या चाहिए हमको? एग्जैक्ट चाहिए। मतलब हमारा वहाँ कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा कि इतना एक्स पे और इतना वाई पे। समझ में आया है कि नहीं आया है? तो यह बताता नहीं है इसमें, एवरेज वेलोसिटी में यह नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है तो किसी खास क्षण में किस रफ्तार से और किस दिशा में वह जा रहा था। स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहता, और वेलोसिटी में क्या रहता? हमारा डायरेक्शन रहता। जैसे कि ये हम तो अपना एग्जांपल दे ही दिए हैं, ये वाला सबसे अच्छा है। ये वाला कि तुम अपना लुपुंगटू से चले हो और सीधा नेहरू चौक तक आ गए हो, तो एवरेज स्पीड का मतलब होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन लुपुंगटू से चलते समय पोस्ट ऑफिस चौक पे तेरा बाइक का रफ्तार क्या था? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, है ना? उसके बाद में तुम्हारे एक पार्क आता है, वहां पे तुम्हारा रफ्तार क्या था? तो पर्टिकुलर जो फिक्स जगह है, कोऑर्डिनेट है, वहां का पर्टिकुलर अगर निकालेंगे वेलोसिटी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। समझ रहा है? खाली झूठ मूठ का हाँ हाँ मिला रहा है। हाँ, तो समझ गया है। तो देखो यहाँ पे ये डिफिनेशन क्या है? किसी पर्टिकुलर सेकंड है ना, एकदम छोटा सा समय अंतराल पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक। वो क्या कहलाता है हमारा? तात्क्षणिक। तो सरल शब्दों में समझो, तो जैसे हम लोग स्नैपशॉट लेते हैं ना, वीडियो चल रहा है, अचानक चलते चलते क्या ले लिया? स्नैपशॉट। तो किस सेकंड का स्नैपशॉट लिया वो इंस्टेंटेनियस हो गया, पूरा वीडियो देख लिया वो क्या हो गया? हमारा एवरेज, एवरेज हो गया। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो ये वाला जो है कैलकुलेशन, इसका अभी समझ में नहीं आएगा, जब पेन पकड़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल देखो, मान लिया कि टी वस्तु पर पृथ्वी का कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स टी है। ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा यहाँ पे? ग्राफ बनेगा ऐसा करके। ग्राफ जब हम लोग पेन यूज करेंगे ना, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है ये? इस तरह से ग्राफ देखे हो? ग्राफ रहता है ना यहाँ पे, ऐसा वाला ग्राफ, एक्स और वाई है। तो टी समय पर, यानी कि एक तरफ हम लोग मान लो कि एक तरफ हम लोग क्या ले ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं। और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी ले रहे हैं। मान लो टाइम हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो तीसरा सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या था? ये 0 था, ये 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ रहा है कैसे?
टाइम 3 सेकेंड और वेलोसिटी 3 सेकेंड। उसे मान लो चौथा सेकंड में इसका रफ्तार क्या है, 4 का, तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे मैच कर रहा है। अब यही है तुम्हारा वेलो वी टी बराबर आ रहा है, ये पेन चलाएंगे तब पता चलेगा। पेन देखो, वी टी बराबर लिमिट, ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो यहाँ हमारा क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बराबर ये होगा हमारा डी एक्स बाय डी टी। इसको खाली समझना है, बाकी कुछ कठिन नहीं है। सुनो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल्टा एक्स का मतलब है कि वह एकदम माइक्रो मतलब जीरो के नजदीक हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो के नजदीक। तो जीरो के नजदीक कोई भी कोऑर्डिनेट पे या टाइम वाला जोन पे उसका हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो डी एक्स लिखे थे, क्या लिखे थे, डी एक्स, या ये था डेल्टा एक्स, क्या था हमारा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब कि स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम टेकन, यानी कि वो टोटल हो जाएगा हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसी पर्टिकुलर जोन में। ये पेन पकड़ोगे तब होगा, जब कॉपी में लिखेगा ना मेरे सामने में, उस समय करेगा इसका 4-5 न्यूमेरिकल, फिर एनिमेशन दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको डीप में अभी नहीं जाते हैं, बाकी थ्योरी थ्योरी चलते हैं, डीप वाला में इसको कल चलेंगे, आज फिलहाल के लिए देखो यहाँ। अब देखो ग्राफिकल मेथड तो तुमको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्स टी ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे इसमें, तो इंस्टेंटेनियस वेट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, यहीं पे तुमको एक देखना होगा, अभी वीडियो हम लोग देखेंगे टेंजेंट कैसे डालते हैं, चेंज इन डायरेक्शन बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो इसको करने के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखोगे या हम अभी लगातार आगे बढ़ जाए, फिर दिक्कत होगा तुम लोग को। ठीक है, एक वीडियो देख लेते हैं ना, रुकना जरा, इसमें से पहले इसको देखते हैं या ये देखते हैं। खान एकेडमी का इंग्लिश में समझ में आ जाएगा ना। हाँ, रुकना एक, मेरा स्पीकर का बाजा बजा हुआ है, हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑफ करना पड़ेगा। Instantaneous speed and what is instantaneous velocity. Let if a car is standing at a point A, let if a car is moving to the point B, and from point B, let the car is moving to the point C. Let initially the car was standing at point A and its speed was 0 meter per second, and when the car was crossing the point B, we noted down that the speed of the car was 7 meter per second, and when the car was crossing the point C, its speed was 12 meter per second. Now, what is 0 meter per second, 7 meter per second, and 12 meter per second? Now, these 0 meter per second, 7 meter per second, 12 meter per second is the instantaneous speed of a car. Now, how I will define the instantaneous speed of a car? Speed of an object, a speed of a car at a particular instant. Now, if I include the direction 0 meter per second towards right, and if I again write 7 meter per second toward right, and 12 meter per second toward right. Now this is speed is shifting to the velocity. So I say this is the instantaneous velocity.
because we know speed and a specific direction gives us velocity. Now, to tell you the difference between average speed and instantaneous speed. Let if a person is standing at a point X and he is moving to the point Y, and the person is covering 14-meter distance and time 2 seconds, and beyond from point Y the person is moving to the point Z, and the distance he is covering is 16-meter and the time 4 seconds. Now, how I will define the average speed? Average speed is defined as the total distance divided by total time. Now, I know that total distance is 14 meter plus 16 meter divided by total time, and that is 2 plus 4 second, and I am getting 30 meter divided by 6 second. Now I am getting 5 meter per second. Now 5 meter per second is the average speed of the person. Now keep it in your mind, average speed is always different from instantaneous speed, and here instantaneous speed may be something different, and average speed is 5 meter per second. Now how we are calculating the instantaneous speed? Let if a car is standing at a point A, and if the car is moving to the point B, and then the car is moving to the point C. Now instantaneous speed is defined that shorter distance divided by shorter time. Now, or we can also say instantaneous speed is defined change, very small change in a distance divided by very small change in a time. Now to take a very small change in a distance and to take a very small change in a time, we approaches to 0. So I say 0 divided by 0. Now it goes to infinity. So it was a problem for some test, and it was a problem of centuries. It was a problem from centuries, and it has no solution. Later it was Newton who solved this problem, and he introduced calculus. So now by differential method we can find the instantaneous speed or any instantaneous rate of change of two values. Now the formula of instantaneous speed is, if you do not know about calculus, then I am going to tell you about the formula of instantaneous speed is equal to limit approaches time approaches to 0. The time approaches 0 means is that time is not 0, but it is living in the neighborhood of 0. So I say now change in distance divided by change in time. This is the formula to find the instantaneous speed of an object, of an aeroplane, of a car, of any object. Now how we find the instantaneous speed? If the car is moving in a uniform motion. Now let again consider if a car is moving from point X to Y and from Y to Z. Let the speed of the car from X to Y and from Y to Z is 7 meter per second. Now we know here that the motion is uniform. The instantaneous speed is 7 meter per second. So keep it in your mind, when instantaneous speed is not changing, then average speed becomes equal to instantaneous speed. So in uniform motion, the average speed is actually giving you the instantaneous speed. Now how we find the instantaneous speed in non-uniform motion? To find the instantaneous speed in non-uniform motion, we draw a graph. Let I am taking distance along y-axis and time along x-axis, and this is the graph for the motion of a body. Now keep it in your mind, slope of this graph will give me the instantaneous speed of the body. So y2 minus
to go all the way up to 13. Just to be lucky. If you believe in that sort of thing. Okay, so all the way up to the 13-second mark. Time in seconds. And each increment going up vertically is going to be 10 for me. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50 to 150. Now this is where your graph and my graph may look similar, but just because the limitations of our drawing abilities, it's going to be different. So if you want to write my numbers, but it might not totally match up with your results on your graph, that's cool. But I want to show a process to you, okay? So I want to be as curvy as I can here. I want to show some sort of a curvilinear graph that jumps up at the end. Yes, please. It's just going to be a sketch, so if your sketch doesn't match mine, that's okay. But try and do it in one nice smooth stroke. And I want to choose 2 points on my graph. I'm going to choose them at 6.5 seconds. And I'm going to choose one at about 13 seconds. And just to emphasize, I want to show, look, that data point matches up with what happened at 6.5 seconds, and that data point matches up with what happens at 13 seconds. Just so there's no confusion at all. So this is perhaps the most seductive dance in all of graphical analysis. It's called the tangent. Bum 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 bum. The tangent. Okay, so you gotta take a ruler, and you gotta just ever so subtly, you know, like on a first date, not the full embrace, just the gentle kiss. Okay, so you take the ruler, and you gently just kiss your curve. Don't get carried away. Only kiss it in one spot. You won't get a second date otherwise. Okay? Just kissing the curve. In case you think this is inappropriate, it's just a graph. Don't get carried away. Okay? So that tangent that I just drew corresponds to this point here. And I'm going to label that point time 1, because that's the first time that I'm concerned about. What I can do with this tangent is really, I won't say magical, but pretty fantastic. Okay? It's pretty magnificent. What I'm able to do with this tangent now is I can actually find out what its rise is, and I can figure out what its run is. And we can call this a rate triangle if we like, but I can figure out the rise and the run for this particular rate triangle, and I'll highlight the vertices a little bit just so they pop a little for us. Okay. If I find the slope of that tangent, what have I effectively found? If I can find the slope of the tangent, yep. I like the way you think. Good thinking. I like that. Kevin, I like you. You're a great guy. All right, so at 6.5 seconds, we can find V instantaneous. V inst is going to be equal to, you know what, let's label this up. This rise for the rate triangle looks like it goes up to 50, 60, 70, looks like it's 80.
rise of 80 meters. And the run for this rate triangle is going to go from 2.5 all the way out to 12.5. So what's the run? 2.5 to 12.5. And you'd be surprised at how many people tell me it's 12.5, right? Because they're just looking at where it ends. You got to do the whole run for the rate triangle. So it's 12.5 minus the 2.5. So you're right, it is 10. 10 seconds. And 80 divided by 10 is, this is a hard one. 7. Get lost. All right, 8.0 meters per second. So that means that we know at 6.5 seconds, the instantaneous velocity, that is the velocity at that instant, was 8 meters per second. Now that's lovely and everything. But let's see if we can do the same thing for time 2. So what do we want to do? What's the first thing you want to do with your ruler? Go on a date with a curve, eh? All right. So take your ruler, and you just kiss that curve. Not twice, not thrice, just once, okay? So you don't want it to cut the curve in more than, or touch the curve in more than one spot. Nice line, and I want to extend that line as long as I can and keep it on the graph. All right, now my time axis stops at 13, so I'm a little bit limited here as to how far I can go off horizontally. So I'm just going to stop it at the 13, and so I'm going to define my triangle with this rise. You know, it's like just strategically, I often like to use the time axis as my run because I can see where it bisects the time axis there, or intersects with the time axis there. Looks like it starts at, or intersects at about 7.5. So from 7.5 to 13, 13 minus 7.5, what do you get for that? Everybody have their coffee? 5.5? Okay. 5.5 is going to be the run of that time axis, or that tangent, rate tangent. And the run, or the rise is going to be from 0 up to 110, 120, 130, it looks like. And so if I find v instantaneous at 13 seconds, so at 13 seconds, v inst equals rise over run for the rate triangle, 130 meters over 80 meters, or 80 seconds rather. What's 130 divided by 80? Somebody with a calculator. Help to fill that out. 1.625. 1.625? Yeah. No, is that right? Well, that's not 80 seconds. What was I thinking? I wrote down the wrong number. 5.5 seconds. It's Monday. Give me a break. All right, 130 divided by 5.5. 23.63 repeating. 23.63. And those two are repeating. Oh, okay. 6.4 then. Okay, 6.4 meters per second. Okay, at 13 seconds. Oh yeah, it's the at symbol. That's right, it's the at symbol. I was being short forming. I don't know why I ever bother short forming the word at. It's about as long for the symbol as the word. Anyhow, at 13 seconds, your velocity is instantaneously about 23.64 meters per second. Now, here's the real sweetheart of this whole situation. Now that I found the instantaneous velocity at 6.5 seconds, and I found the instantaneous velocity at 13 seconds, do you suppose I could find acceleration for this ugly graph? How could I do it? Use the acceleration equation. Why the heck not, eh? So we say acceleration. I'm doing a big no-no here. I'm writing on the graph, but trying to keep it all on the same page. Acceleration, we have said in the past, is v2 minus v1 over t2 minus t1. Well, we're saying that this is 0.1, and this is 0.2, time 1 and time 2. So I can figure out what the acceleration was between time 1 and time 2. v2 was 23.64 meters per second, minus v1, which was 8 meters per second, all over 13 minus 6.5. Somebody who's quick on the draw with the old calculator. What do you get for that? Remember, you got to do the numerator and then the denominator. Yep. What if 15 minus 5? You know what? If you map this down, it gets the curve at 6.5. Yep. Did anybody get it? Would anybody like to either agree or disagree with 2.4? Average acceleration of 2.4 meters per second squared between time 1 and time 2. That's actually not a bad strategy to have under your belt, because it's really easy to collect position time data.
हेलो। हम्म। तो यही इसी में हम लोग ऊपर में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लेंगे। यहाँ पे वाई हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है, यह ये एक्स हमारा क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। बताओ, ये तो लॉक हो गया है ये जो है ना सर लॉक ही हो गया है। अगला पेज भी नहीं जाएगा ये। ये जो दिख रहा है ना नीचे चला गया, ये ऊपर आएगा तब ना। ये ऊपर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं आ रहा तो जानते हो फिर क्या करना पड़ेगा। ये जो है ना यहाँ इसको दिखा लेते हैं फिर। इसको दिखा लेते हैं, क्या करेंगे। देख यहाँ पे ये सारा बता दिए थे। वो ज्यादा अच्छा था वो वाला पीपीटी। इसमें क्या है कि पेन और भी नहीं चलेगा इसमें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बता दिए हैं ये, है ना। और ये कहीं हैंग ना कर जाए। इसमें हम लोग कैलकुलस यूज करेंगे, डेल्टा टी। और ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वाला में। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट नहीं होता है। और ये हमारा कैसा है, वेक्टर है, स्केलर नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब देखो ग्राफिकल मेथड में जस्ट अभी हम लोग समझे हैं क्या, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप निकाल करके तो दिखाए थे उसमें। अब यहां से ये चीज देखना है कि देखो स्लोप का नेचर क्या होगा। तो स्लोप का नेचर में वो अलग काम ही नहीं कर रहा है, नहीं तो उसमें और अच्छा था, है ना। उसमें जो है ना स्लोप का नेचर में ये ऐसे लेकर के ये ग्राफ हमारा इस तरफ क्या दिखा रहा है, टाइम। इस तरफ टाइम दिखा रहा है और इस तरफ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या दिखा दे यहाँ पर, नहीं मान लो डिस्टेंस एल हो गया, या ये वाला कोऑर्डिनेट में वाई जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट में क्या जाएगा, एक्स जाएगा, यही ना जाएगा। अब कोई भी स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा, ऐसा जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मोशन हमारा ऐसा है। अब हम लोग उसका टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट इस तरह से ऐसा ले लिए, तो ऐसा ले लिए हैं। तो देखो ये धीरे धीरे इसका जो एंगल है वो किधर झुक रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, यानी किधर जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है। तो बोलता है क्या कि टेंजेंट जो है सब पॉजिटिव होगा। टेंजेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो उसमें हमारा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारा बढ़ती जाएगी। निगेटिव हमारा टेंजेंट होगा, यानी कि ऋणात्मक दिशा में वेग। ऋणात्मक दिशा का वेग का मतलब वह हमारा वेग जो है उसका घटता जा रहा है, वेग हमारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये टेंजेंट हमारा जानते हो कैसा बन जाएगा, ये वाला ग्राफ ना ऐसा रहेगा। ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला ग्राफ जो है, नहीं, ये ऐसा बना है ग्राफ इसका। ये ऐसा है। अब मान लो इस तरह से ऐसा बन रहा है, इस तरह से ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे जब टेंजेंट लोगे तो ये टेंजेंट ऐसा ना चला जा रहा है। तो ये वाला किधर वाई है, तो ये इधर ना झुक रहा है। इधर झुक रहा है तो वो वाला क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। ठीक है। और अगर दे वह एकदम पैरेलल रहे, जीरो स्लोप रहे, या मतलब कि देखो ये जीरो स्लोप का मतलब इधर में हमारा क्या होगा, हमारा डिस्टेंस। और इधर में हमारा क्या होगा, टाइम। और किसी भी स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का जो ग्राफ होगा कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो ऐसा बना तो सोचो कि एक सेकेंड में उसका रफ्तार कितना था, 5 मीटर। फिर दूसरा सेकंड में रफ्तार क्या होगा, 5 मीटर। फिर तीसरा सेकंड में रफ्तार क्या होगा, 5 मीटर। यानी उसमें त्वरण लग रहा है क्या, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। और उसका टेंजेंट भी कैसा खिंचाएगा, ऐसा ही नहीं खिंचाएगा। तो ऐसा ही खिंचाएगा, यानी कि उसमें जीरो स्लोप बनेगा। तो जीरो स्लोप बनेगा तो वह ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है, यानी तो वो एक समान बिना एक्सेलरेशन का क्या कर रहा है, वो मोशन में जा रहा है। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो गड़बड़ बन गया है, इसीलिए कि ये वाला मत देखना। वो एनिमेशन वाला को देखना। अब देखो इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा कि वो किसी निश्चित क्षण पर किसी वस्तु की चाल को मतलब एकदम 13वां सेकंड में क्या, 15वां सेकंड में क्या, वो हमारा स्पेसिफिक टाइम है। जैसे स्नैपशॉट ले रहे हैं वीडियो का, वो क्या हो गया, हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया। लो हैंग हो ही गया। इसको स्क्रीन को छोटा कर देते हैं क्या, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, रुकने जरा सा।
तो सरल शब्द में, सिंपल वे में, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी खास पर्टिकुलर टाइम जोन में क्या मोशन कर रहा है, उसी का हमको पता लगाना किसमें होगा, इंस्टेंटेनियस में। किसी पल वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है दिशा की परवाह किए बिना ही। अच्छा, ये वाला देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों में अंतर क्या हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट। कहाँ है तुम लोग दोनों का ध्यान। अरे मैग्नीट्यूड नहीं ना लेंगे स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या लेंगे, सॉरी डायरेक्शन नहीं लेंगे उसमें, और इसमें डायरेक्शन लेंगे। ये मीटर पर सेकंड है। यहाँ तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या लेंगे, स्पीड लेंगे। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी लेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्शन भी लेंगे। ताक्षणिक चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा शून्य या धनात्मक होगी। चाल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब इसका कुछ कुछ वो है, उसको देख लो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये कौन सा है, वेक्टर है, और ये वाला स्पीड कैसा हो गया, स्केलर हो गया। पहला तो यही क्लियर हो गया। हैंग हो रहा है ये, है ना। क्या दिक्कत है इसमें। यूट्यूब खुला हुआ है क्या, बता दे। नहीं, ये जो जूम है ना, जूम, ये भी तो बहुत डिस्टर्ब न करता, ये हैंग हो ही रहा है। तो ये सब बहुत सारा खुला हुआ है ना, इसमें ये ले रहा है क्या, डाउनलोड है ना यहाँ पे। और फिर अच्छा हुआ था अभी उसको छोटा करे थे स्क्रीन, नहीं तो बड़ा रखे होते हैं तो ऑफ करना पड़ता। आएगा आएगा। देखो, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, किसमें, वेक्टर के केस में। लेकिन स्पीड के केस में हमेशा क्या होगा, जीरो या पॉजिटिव, निगेटिव तो होगा ही नहीं होगा। ये वी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसमें हम लोग मॉड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मॉड। मॉड इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और मॉड का एब्सोलूट वैल्यू क्या होगा हमारा, क्या होता है, जीरो या पॉजिटिव, निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। और जीरो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव या निगेटिव है। हाँ, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये स्लोप कैसे निकाल रहे हो वो तो हो ही गया। कुछ हल्का फुल्का देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये जो हमारा सूक्ष्म समय अंतराल है, जैसे कि ये जो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चेंज है वह इतना कम है, इतना कम है कि जीरो के बराबर है, इसलिए उसको बोलेंगे टेंस टू जीरो। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं, डेल्टा का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज विथ, और टी का मतलब स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टेंस टू जीरो, यानी समय में इतना परिवर्तन जो कि शून्य के बराबर का है। अच्छा, ये बहुत पेज बाकी, 19 पेज है, तो अगला दिन तुम्हारा करेंगे ये वाला, है ना। आज इतना ही करते हैं, वो याद रहेगा।